आपने पहला लिया था, आपको याद है पहला पॉडकास्ट कैसा गया था आपका? मेरा पहला एपिसोड था अवनीत के साथ, अवनीत कौर और सितार थे। आप तो फिर भी बहुत अच्छा ही किया होगा आपने। मैं तो ऐसे था कि फिर मैंने देखा और फिर मैंने रिक्वेस्ट की, भाई प्लीज़ ये एपिसोड मत रिलीज़ करना। तो वो एपिसोड हमने रिलीज़ नहीं हुआ, पर मेरा पहला एपिसोड वही था। मैंने इनिशियली जब अपना रेडियो का करियर शुरू किया था ना, तो रेडियो में स्टार्टिंग के अंदर ही मेरे को सलेल भाई लेके चले गए शाहरुख खान। इंडस्ट्री में जब भी शाहरुख खान की बात होती है, हमेशा क्या बोला जाता है कि भाई उन जैसा ट्रीटमेंट कोई नहीं करता, उन जैसा अपनापन कोई नहीं दिखाता। भाई आपके बचपन के दोस्त हैं यहाँ पे? मेरे यहाँ पे तो बचपन का कोई दोस्त नहीं है। और मेरी एक दोस्त होती थी 9th में, तो हम लोग बात करते थे कि दिव्यांश की हम लोग मुंबई जाएंगे ना कभी, तो सीलिंग घूमेंगे। तो मैं सीलिंग गया और वहाँ हमें कुछ शूट करना था साउथ बॉम्बे साइड। तो भाई मैं सीलिंग क्रॉस करते हुए एकदम रोने लग गया। मैंने कहा यार ये सब तो मैंने किताबों में देखा था यार। आपके जो अपने लोग हैं उनको जितना संभाल के रख सकते हो ना, बस संभाल के रखो। बहुत बड़ी लग्जरी है आपकी जिंदगी। थेरेपी जाते जरूरत ही नहीं, आराम से दोस्तों से बात हाँ, करो। वो थेरेपी सेशन ही है और वो लग्जरी है। एक शायरी, मिट्टी मिली पानी से सब कीचड़ हो गया। मिट्टी मिली पानी से सब कीचड़ हो गया। वो दिखी हैरानी से सब कीचड़ हो गया। मिट्टी मिली पानी से सब कीचड़ हो गया। वो दिखी हैरानी से सब कीचड़ हो गया। हम दोनों साथ में खुश थे, एक तीसरे के आने से सब कीचड़ हो गया। क्या बात है भाई। आपकी पोस्ट में ऐसा रिसर्च किया था, उसके अंदर इम्तियाज अली का काफ़ी इम्पैक्ट है आपके ऊपर। मैं आज भी, अकेली मूवी है ये जवानी है दीवानी, जो मैं आज भी जब टाइम मिलता है मैं देखता हूँ। शायद शांत में आपको दिख रहा हूँ, पर मेरे को पता है कि जो कैरेक्टर है ना, जो भूख है उसकी, जिस शहर में आप आए हो उस शहर 5 दिन रहता हूँ, घूमता हूँ। तो आपको किक स्टार्ट वो मूवी से लगा था ये जवानी है? हाँ भाई, जो बनी वाला कैरेक्टर है कहीं। अपनी कहानी बताओ। पॉडकास्टिंग की दुनिया मेरे लिए तो नहीं है, पर आज के जो मेरे गेस्ट है वो बहुत टाइम से ऐसे करते आ रहे हैं। प्लीज़ वेलकम दिव्यांश राणा ऑन द बी नाया पॉडकास्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू, I would like everyone to please like, share and subscribe to my channel, Be Nayab. दिव्यांश भाई, शुक्रिया आपका, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। नहीं भाई, शुक्रिया कैसा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। जब आप पॉडकास्ट करते हो ना, मैं आया था आपको मिलने और आपको देखा, तब से मेरे दिमाग में था कि मेरे को भी मेरा पॉडकास्ट शुरू करना है। नहीं भाई, बड़ी बात बोल दी आपने, ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि भाई आपके दिमाग में रहता है, किसी इंसान से देख के आप बोलते हैं हाँ यार, आइडिया आपको मिल जाता है, बट आप ही का थॉट था, आप ही के दिमाग में रहता है। पर एक वो इंस्पिरेशन होती है ना देख के, कि कोई कीड़ा कोई डाल देता है। मेरे दिमाग में तो कभी था नहीं कि मेरे को पॉडकास्ट या कुछ ऐसा कुछ शुरू करना है। देखे कंज्यूम करता था। नहीं, खराब कर रहे तो अब मैं अच्छे से कर सकता हूँ। नहीं भाई, आपके वीडियोस देखे इतने कमाल के, आप खुद भी शायर हैं, लिखते हैं, और आपके म्यूज़िक वीडियोस मैंने देखे। थैंक यू भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान जो है ना, एक सिस्टम चल रहा है भाई, एक दूसरे को देख रहा है, दूसरा तीसरे को देख रहा है, ऐसे चल रहा है, बस है कुछ नहीं। मतलब इन द एंड मेरा आपका कुछ नहीं है। आपको देख के भी कल के दिन कोई आएगा बोलेगा, तो ये चलता रहता है, होता किसी का नहीं है। आपने किसको देख के शुरू किया था पॉडकास्ट भाई? हाँ, मैं सच बोलूँ ना, मैं मुंबई जब आया ना, मैं बहुत घूमता था पहले भी। तो मुंबई आके एक दिक्कत है मुंबई में कि आपको शहर का ना एकदम होना पड़ता है, आपको यहाँ रहना पड़ता है। तो जब आप अलग अलग जगह घूमते हो, नए नए लोग दिखते हैं आपको, तो आपको लगता है कि आपको कुछ नया नॉलेज या नई दुनिया आप देख रहे हो। मुंबई में क्या हुआ कि अरे यार, कहीं बाहर ही नहीं जाने को मिल रहा, आपकी ज़िंदगी अंधेरी जुहू बैंड्रा यहीं पे घूम रही है। तो फिर मुझे ये था कि यार नए लोगों से कैसे बात होगी, और एज अ राइटर आपको नया ज्ञान चाहिए ना। अभी मेरे को बंगाल के बारे में जानना है, मुझे नहीं पता लग रहा ना। तो फिर मेरे को एक ऐसा आइडिया मिला कि हम लोग पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। तो फिर मैं, एक भैया महेश में, उनसे बात की, कह रहा क्या नाम रखेगा? तो मैंने कहा बातें करनी है। तो नाम तो कह ढूंढते हैं नाम। तो हमने बहुत ऐसे अलग अलग नाम ढूंढे, लाइक फिर अगर हमें बातें ही करनी है तो नाम ही बातें रखते हैं। तो शुरुआत बस, मकसद बस ये था कि जो नॉलेज में रुक गया था ना मेरा बाहर जाने से, कि यार मैं बाहर घूम नहीं पा रहा था। पॉडकास्ट से क्या होता है कि आज मैं उत्तराखंड का हूँ,
आपको मेरी वजह से पता लग जाएगा भाई कि उत्तराखंड की दुनिया कैसी है, जी तो वो एक हेल्प हो जाती। तो मेरा बस इतना मकसद था पॉडकास्ट का। भाई, उत्तराखंड की दुनिया में लेके चलो बस अभी आप। चलो भाई। तो उत्तराखंड में क्या ऐसा स्पेशल है कि जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आज भी है? मुझे ऐसा लगता है मैं दिमाग लगाना सीख रहा हूँ अभी तक। मैं हूँ दिल वाला इंसान पूरा। मैं हर बार कोशिश करता हूँ। बोलते हैं ना लोग कि दिल से नहीं सोचना, कि दिमाग लगा के सोचना है। वो अंदर का जो उत्तराखंड है वो वही रहता है। जो आपका दिल कहता है ना, आप वहीं रहते हो, आप बाहर नहीं निकल पाते। तो और कई बार आपको ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, लोग नहीं बोलते अरे थोड़ा दिमाग लगा के बात करना भाई, ऐसे नहीं ये वो ऐसा। तो आपको बिलीव नहीं होगा कि मुझे नहीं आता भाई दिमाग से बात करना। मैं तो यार चुप रहूँगा, मैं ऐसे हाँ जी, जी ठीक है, या मैं बात करूँगा। एक जो फ़िल्टर होता है ना बीच में कि दिमाग लगा के बात करनी, मुझसे नहीं होता। भाई ये छोटे शहरों के लोगों की बात होती है। मैं भी अजमेर राजस्थान से हूँ, तो हमारे यहाँ पे भी वैसा ही है कि लोग ना काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। करेक्ट। बड़े शहरों में लोग सिर्फ सबसे पहले अपना मतलब देखते हैं, जो कि बात सही करेक्ट, भी है, हाँ। गलत हाँ, नहीं और इस है। शहर के हिसाब से सही भी है। यहाँ की जो एनर्जी है ना, मुझे लगता है कि हर सिटी का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है। करेक्ट है भाई। मेरे अंदर मेरा अजमेरी आज भी आज है। भी होगा, एकदम सही बात तो है। सेम मेरे को वही है कि ये शहर क्या आपके अंदर छोड़ के जाता है। मुंबई मुंबई हो गया, उत्तराखंड हो गया। मुंबई की ना मुझे इतनी अच्छी एनर्जी लगती है। रोज़ कुछ काम करने के लिए होता है। रोज़ सुबह उठो, आपके पास ऐसे भटकना नहीं, आपके पास है काम रोज़। मैं भी उत्तराखंड में था भाई, मैं दिन में सो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा कि यार कितना एक्स्ट्रा टाइम है, क्या करूँ क्या करूँ। और मुंबई में आप उठते हो, आपके पास काम रहता है, और बहुत अच्छी बात है कि काम होना आपके पास। तो राइटिंग से कैसे प्यार हुआ था? क्या होता है कि जब आप छोटे रहते हैं ना, आपको बड़ा वो रहता है कि यार लड़कियों से बात करनी है, अब तो आपको कूल बनना है। तो वो फेसबुक पे ना एक वेबसाइट होती थी बहुत ऐसे, कुछ याद भी नहीं आ रही मुझे, मैं कुछ तो रहता था, आपके ऐसे शायरियाँ मिलती थी आपको। तो जितने शायर होते थे उनकी पोइट्रीज पढ़ना शुरू किया मैंने कि यार ये याद रखूँगा और ये फिर कॉलेज में या स्कूल में सुनाऊँगा और फिर थोड़ा कूल बन जाऊँगा। पर क्या हुआ कि जाने अनजाने में आप उनको, आपका ऑब्जेक्टिव भले गलत था कि यार किसी लड़की से बात करनी है, अच्छी बात है वैसे, कोई गलत बात नहीं है, पर आपका ऑब्जेक्टिव भले था, पर कि जाने अनजाने में आपने इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। तो फिर क्या हुआ कि फिर कॉलेज कॉलेज की बात है, कॉलेज इलेक्शन में था दिल्ली में। फिर क्या कि हम लोग जब इलेक्शन हारे ना, मुझे ये रहा कि यार सब हो गया, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे याद है एक 3 BHK, उसमें 15-16 लड़के रह रहे हैं, कोई दिन में सो रहा है, कोई रात को सो रहा है, योगा मैट मिली तो वो कहीं सेब जो मिला वो खा रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी जी हमने 1 महीना सिर्फ इलेक्शन के लिए, और प्रेसिडेंट कैंडिडेट दिव्यांश राणा की दिव्यांश के लिए। तो मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। तो मुझे ये था यार मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो ऋषिकेश में बैठा हुआ था एक दिन, मैंने कहा यार कुछ लिखते हैं, और ऐसे दोस्तों पर कुछ लिखने का मन हुआ। किसी ने बोला ऐसे ओपन माइक होता है दिल्ली में, गए परफॉर्म किया, वीडियोस चलने लगी। और उसके बाद तो एक होता है ना, आपको नशा चढ़ जाता है कि हाँ यार कुछ तो अच्छा हो रहा है, तो फिर कंटिन्यू होता रहा। फिर उसके बाद नहीं हुआ पीछे मुड़ के। मैं जब फर्स्ट टाइम चढ़ा था ना, मैं रट के गया था, याद करके गया था कि भाई ये मैंने लिखा है, आज जाऊँगा, आज परफॉर्म करूँगा। मैं स्टेज पे चढ़ा, मैं सब भूल गया। ऐसा कि अच्छा अभी ये देखा, मुझसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा था, मुझे सब याद था। इतनी भीड़ देख के, सामने इतने लोग देख रहे हैं मेरे को। फिर बाद में लोगों ने थोड़ा मोटिवेट किया मेरे को, तब थोड़ा सा सांस ली, तब जाके मैं परफॉर्म वहाँ पे कर पाया। आपके साथ क्या हुआ था? बड़ी बात होती है भाई, अगर स्टेज पे आप गए हो ना पहले दिन, वो बड़ी बात होती है। मेरा एक दोस्त है, वो 35 साल का है, वो आज तक ना स्टेज पे कभी कुछ भूला ही नहीं, क्योंकि वो कभी स्टेज पे चढ़ा ही नहीं। तो अगर आप स्टेज पे जा रहे हो, बड़ी बात है। तो आपने शुरुआत की है, अच्छी बात है। हाँ, मेरी बात रही भाई, मेरी बचपन से ना हम लोग एक सत्संग जाते थे निरंकारी मिशन में। तो हम लोग एक बाल संगत होती थी। तो बाल संगत में क्या होता था कि हम छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पे खड़ा करके बुलवाया जाता था, आप भजन बोल लो, आप कुछ भी अच्छी बातें कर लो। तो उस वजह से क्या हुआ, जब स्टेज पे चढ़ने वाली बात आई ना, तो मेरे को लगा हाँ ये तो मतलब ऐसा कुछ नई बात तो है नहीं, मतलब नॉर्मल सही है। तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरे को स्टेज का ना कभी वो फ़ियर वाली बात होती है ना, मुझे कभी हुआ ही नहीं। मुझे बस कई बार अभी अभी मुझे टेंशन होने लग गई कि एक प्रेशर है आपका ऑडियंस का कभी-कभी।
पर मेरे को कभी वो जो डर होता है ना यार स्टेज पे चढ़ने का डर, या मैंने देखा कई बार लोग माइक, तो वो आपकी और बहुत ज़रूरी है, मतलब आने वाले जो लोग भी हमें देख रहे हैं अपने बच्चों को ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं स्टेज पे लेके जाना या परफॉर्म करवाना, ये ना एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स है जो इन फ्यूचर बहुत काम आते हैं बच्चों को। तो आप सब जो भी लोग देख रहे हो तो प्लीज़ अपने बच्चों को बचपन से ही स्टेज पे रखो, इसलिए नहीं उसको परफॉर्मर बनाना है बड़ा, पर उसका ये जो छोटी सी आदत है ना आगे कितनी जगह काम आएगी हमें भी नहीं पता। आपने ओपन माइक कल्चर कब से ज्वाइन किया था? क्या था आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे जाके? दिल्ली और मुंबई का ओपन माइक मुझे बहुत अलग लगता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? दिल्ली में अगर आप देखोगे ना, दिल्ली में एकदम लोग ऐसे आते हैं कि मतलब राइटिंग वाइज, जबकि नॉर्थ में बहुत अच्छे राइटर्स हैं, बट मेरे को लगता है दिल्ली में जब मैं देखता हूँ ना पोइट्स को, पोइट्स तो खैर बड़ा शब्द है भाई, कई लोग तो ऐसे परफॉर्म करते हैं, अरे मैडम तू के समझ रही, मैं हल्के में ले रही क्या, और ख़त्म, और लोग तालियां भी बजा रहे हैं। मैंने कहा इसमें था क्या, कह रहे भाई ऐसे ही करते हैं यहाँ पे लोग, और फिर वो गन का शॉट आएगा और पीछे गाना लगेगा और ऐसे वीडियोस चलती हैं। तो मैंने कहा कहाँ वीडियोस चलती हैं, मैंने देखा उनके प्रोफाइल में गए, और कहीं ना कहीं मुंबई में ना थोड़ी सी लिटरेचर वाइज थोड़ी अक्लमंद लोग हैं लिटरेचर के फील्ड में, कि लोग जब स्टेज पे आते तो वो थोड़ा समझ रेडी होके आते हैं। आपने बोला कि जब मैं पहली बार स्टेज गया तो आप रेडी होके गए थे। जी। दिल्ली में जो ओपन माइक्स में मेरे को नहीं लगता कि सीधा कंटेंट हो ना हो देखी जाएगी, आज स्टेज चढ़ना है क्योंकि भाई ने बोला है। तो वो है एक यहाँ पे, और जो अच्छी बात है मतलब मुंबई के हिसाब से इस मामले में मुंबई बहुत अच्छा है कि जो भी आर्टिस्ट पहली बार स्टेज चढ़ता है वो प्रिपेयर होके चढ़ता है। मैं भी प्रिपेयर होके किया था अच्छी भाई, बात। पर फिर भी वो कॉन्फिडेंस की बात होती है ना। एक ना भगवान ने कोटा लिखा रहता है आप गलत करने का ना, कि एक कोटा होगा गलत करने का, तो वो कोटा जितने जल्दी ख़त्म हो जाए आपका उतना अच्छा है। तो अभी 50 गलतियाँ आपने करनी, मुझे करनी, तो जल्दी जल्दी गलतियाँ ख़त्म करके अच्छे से रेडी हो जाओ बस। ऐसा ही है जैसे कि पॉडकास्टिंग के अंदर भी ना, मेरे जो पहले 2 पॉडकास्ट थे ये मैंने, मेरे दिमाग में नहीं था, मैं कहा चलो यार करते हैं, करके देखते हैं, एक बार शुरू कर देता है। बाद में धीरे 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 करते करते इम्प्रूवमेंट आ रहा है। पर जो पहले 2 थे ना, वो स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना मुझे लगता है। आपने पहला लिया था, आपको याद है पहला पॉडकास्ट कैसा गया था आपका? मेरा पहला एपिसोड था अवनीत के साथ, अवनीत कौर और सिद्धार्थ थे। आप तो फिर भी बहुत अच्छा ही किया होगा आपने, मैं तो ऐसे था कि क्योंकि कहीं ना आप माइंड में ना वो बना लेते हो यार ये तो अवनीत कौर है, ये सिद्धार्थ निगम है, और बहुत अच्छे हैं दोनों, पर आपको अंदर से कि तो मुझे याद है पूरे एपिसोड में मैं ऐसे ही रहा हूँ भाई। हाँ ये सवाल तो फिर मैंने देखा और फिर मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई प्लीज़ ये एपिसोड मत रिलीज़ करना। मैं सब कर लूँगा, मैं बहुत अच्छा बन जाऊँगा। तो वो एपिसोड हमने रिलीज़ नहीं हुआ, पर मेरा पहला एपिसोड वही था। दूसरी बात, इंसान को ना एक बात समझनी चाहिए, मोटिवेशन हो गया, मेहनत करना हो गया, सब बातें ठीक हैं, पर करके देखते हैं ना जो इमोशन है ना भाई, यहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है, यहाँ से आदमी कामयाब होता है। क्या नहीं आता ठीक है, करके देखते हैं, और कर करके जब इंसान सीखता है ना उससे ऊपर, मतलब जो चाबी है ना सक्सेस की भाई यही है। अगर आपको किसी फील्ड में कामयाब होना है ना, आपको कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, करके देखो, खराब ही करोगे ना, और अच्छा है ना अभी खराब कर दोगे, बड़े स्टेज पे खराब करोगे तो वो गलत बात है। सही बात है। तो करके देखना बहुत बड़ी पावर है भाई। मेरा अभी जब 3rd पॉडकास्ट मैंने किया था, यहीं किया था, सलिल भाई आए थे, आरजे सलिल। सो ही इज़ माई मेंटर। मैंने पहले रेडियो किया हुआ है। क्या बात। सलिल भाई ने मेरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग बहुत करी है रेडियो के टाइम पे, तब से तो मैं अभी बोल पा रहा हूँ उनके कारण ही। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी, मैं ऐसा। हाँ भाई, जो आप बोले भाई। हाँ जी तो जो आप बात कह रहे हो ना वो मैं रिलेट बहुत कर सकता हूँ, ये मेरे साथ वैसा हुआ था इस बार। 90% दुनिया ना हम सब की एक जैसी होती है। जब आप किसी फील्ड में जाते हो ना सब लोग सेम ही जगह से गुजरते हैं, बस कई बार ना लोगों के नाम अलग होते हैं, पर जो मेरे साथ हुआ आपके साथ भी वही होना है। जगह अलग होगी, लोगों के नाम अलग होंगे, तरीका अलग होगा। आपको भी कई बार हेजिटेशन होगी, आप भी कई बार बोलोगे यार नहीं यार सही नहीं चल रहा, आप भी किसी से बोलो अरे यार मैं तो आज धमाल मचा दूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये इमोशंस चलते रहेंगे और ये सबके साथ होता है। आप बड़े आर्टिस्टों से मिलो, और कई बार जब ऑफ कैमरा बात करते हो तो इतने कट टू कट बोलते हैं, दिव्यांश यार भाई तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा देखता ना तो और ख़राब था। तो मैं आपको यही बात बोलूँगा भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरा देखते तो बहुत ख़राब था। ये आपको ही देख देख के सीखा मैंने। नहीं भाई। आप टिप्स कुछ दे सकते हैं कि मतलब किस चीज़ों का आप कैसे प्रिपेयर होके जाते हो, या आपकी टीम है, आप कैसे फंक्शन करते हो, लाइक कोई गेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, क्या आप
पैरामीटर्स भी देखते हैं? मेरे जितने गेस्ट हैं अभी तक के, मैं खुद ही सबको अप्रोच करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कई बार इंसान पसंद आते हैं, लाइक कि हाँ यार ये पर्सनैलिटी अच्छी है, नंबर्स अलग बात है यार, ये फेमस है कम फेमस है अलग बात है। मेरे को हमेशा ये रहता है कि यार ये पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है मुझे, इनसे बात करके देखते हैं। आप कई बार मेरे कुछ गेस्ट देखना जो नहीं है सोशल मीडिया पे फेमस, पर मुझे पता है कि यार ये इंसान अच्छे हैं। और कई बार ना आप ऐसे जिम्मेदारी की तरह देखते हो कि आज आप किसी को बुला रहे हो ना भाई अपने शो में, तो जो ऑडियंस है, शायद कोई कोई ऑडियंस आपकी 10 साल बाद बनेगी, कोई ऑडियंस आपकी 1 महीने में बन जाएगी। आपने सबको आप क्या दे रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी गेस्ट हो आप बुलाए, कई बार आपका मन करेगा ना किसी को नहीं बुलाने का, मत बुलाना भाई, कोई बहुत बड़ा नाम भी होगा। और कई बार आपका मन करेगा ना यार इसको बुला सकते हैं, ये अच्छा इंसान लग रहा है, बुला देना। ध्यान मैं रखूंगा मैं। ऐसे वर्क करता हूँ भाई। और ऐसा नहीं कोई इंसान खराब है, इंसान खराब नहीं भाई, आपकी जो फ्रीक्वेंसी सबके साथ मैच नहीं होगी बस। वो भी है, इसलिए मेरे को हमेशा से था, मैं कहा दिव्यांश भाई को बुलाऊंगा अच्छा भाई, पॉडकास्ट अरे में और बैठ के इनसे सीखूंगा ये पॉडकास्ट करते कैसे, तो थोड़ा ज्ञान मिलेगा तो काम आएगा आगे अपने को भी। मैं क्या ही बोलूँ मैं आपको इसमें भी। अभी जैसे आपने कहा कि आपको जानने को बहुत मिला है लोगों के बारे में पॉडकास्ट करने के लिए, इसीलिए आपने इसको स्टार्ट किया था। क्या डिफरेंस आपको लगा है पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जो आप थे, या पॉडकास्ट करते करते अभी आप कितनी ग्रूमिंग हो चुकी है आपकी? आपको ना पर्सनैलिटी समझ आती लोगों की, बहुत टाइम बाद ना बहुत लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें सब कुछ नहीं आता। कई बार लोग बोलते ना अरे हमने दुनिया देखी, अरे भाई आपने नहीं देखी दुनिया। लोग बोलते हैं हम इंसान को पहचान लेते, नहीं पहचानते आप। कई बार ना आप किताबों में जो चीज़ें पढ़ते हो आप ध्यान नहीं देते, और जब आप सामने वाले इंसान से मिलते हो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं भाई। आज आप मेरे सामने बैठे हो, मैं सिर्फ आपके से जूतों पर देखता रहूँगा ना 2-3 बार, आप अपने आप नर्वस हो जाओगे कि यार मेरे जूते सही तो हैं, कुछ दिख के बार बार क्यों देख रहे हैं। तो अच्छी बातें तो बहुत हैं, पर ये छोटी छोटी बातें भी ना, कई बार किसी को कोई इंसान बहुत गुरूर में बैठ जाता है भाई आपके पास, तो उसको आप एक दो ऐसे लुक भी दोगे ना, वो तो एकदम डिसेंट हो जाता है कि हाँ भाई मैं कुछ ख़राब तो नहीं कर रहा। तो अच्छी बात है, हमको बहुत बताएंगे लोग, पर ये सब चीज़ें भी हैं ज़रूरी कि कई बार लोग जब आप बैठते हो किसी के सामने तो लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। मैं आपको बड़ा मान रहा हूँ, ये मेरी क्या कह सकते हैं कि मेरा बड़प्पन है। जी आप मुझे बड़ा मान रहे हो, ये आपका बड़प्पन है भाई। पर अगर मैं खुद को बड़ा मान रहा हूँ ना, जी। तो ईगो है और कुछ नहीं है भाई। जब ऐसे लोग मिलते हैं आपको, तो आप बोलोगे तो नहीं उनको, क्योंकि मेहनती लोग हैं, वो कामयाब लोग हैं। जी तो ये छोटे छोटे तरीकों से आप उन इंसान को कई बार रियलाइज़ करवा देते हो कि आप बहुत कामयाब हो, मत करो ये सब। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि जी। कई बार लोग ना अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते जाने अनजाने में, वो इतने बुरे होते नहीं, अच्छे इंसान ही होते हैं। आप किसी बड़े इंसान से मिलोगे, आपका जो नर्वसनेस थी ना कि यार ये बड़ा इंसान है, वो खत्म हो जाएगी। मैंने इनिशियली जब अपना रेडियो का करियर शुरू किया था ना, तो रेडियो में स्टार्टिंग के अंदर ही मेरे को सलेल भाई लेके चले गए शाहरुख खान। बोला पहला इंटरव्यू मन्नत क्या ज़ीरो। बात है। मैं ऐसा हो गया, मतलब एक्चुअली मेरे सामने शाहरुख खान खड़ा है, मुझे 2 सेकंड के लिए बिलीव नहीं हुआ था। और मैं नॉर्मल रेगुलर ड्रेसअप होके भी नहीं गया, तो नॉर्मल ऑफिस के रूटीन में गया हूँ। शाम को क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं भाई, चल रहा है। कहाँ? मन्नत। हाँ चलो, बिल्कुल चलेंगे। तो वो देखने के बाद फिर धीरे धीरे मैंने और इंटरव्यूज़ किए। मेरा पहला इंटरव्यू रणवीर सिंह के साथ मैंने सिम्बा क्या के लिए बात अभी है। किया था। मेरे को उन्होंने काम दिया था कि ये रेडियो की स्क्रिप्ट है, आप जाओ और उनसे आप ही लेके आओ। मैं तो कैमरा बिहाइंड द सीन्स काम करेक्ट करने भाई। वाला आदमी हूँ। मेरे को सामने इन्होंने, जैसे कि अभी मेरे को सामने बिठा दिया है कि पॉडकास्ट करो, मैं कैमरे के पीछे वाला आदमी हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक नया लर्निंग रहा था। करेक्ट भाई। तब भेजा, और मैं 4 बार चेक किया कि मेरा जो रिकॉर्डर है वो ऑन तो है, वो ऑफ तो नहीं हाँ हो कि रहा। यार कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही करेक्ट। इम्पोर्टेंट है, ये हाँ। बाइट्स है, एक ही बार देगा, मुश्किल से टाइम मिला है बंदे करेक्ट। का। और मैं पर्सनालिटी में और कि यार रणवीर सिंह के साथ में उसके रूम में जाके बाइट्स लेकर आनी है। मैं गया और रणवीर ने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने रिकॉर्डर ऑन किया, और वो टाइम पे ना मतलब भाई मेरा हाथ कांपने लग गया था लेजिट। वो ऐसे बोल रहा, मेरा हाथ ऐसा ऐसा काँप रहा है, ऐसा पकड़ लिया वो। 10 मिनट तक नॉन स्टॉप देता रहा, कट। मैं बाहर, फोटो भी नहीं लिया। मैं कहा नहीं भाई आप पहले खाना खाओ, मैं फिर कभी मिलोगे तब ले लूँगा। पता है क्या है, हम सब ऐसी दुनिया में रहे हैं ना, बचपन से हम लोगों ने ना
सेलिब्रिटीज़ को। दुनिया में जो इंसान मेहनत करता है उसकी बहुत इज़्ज़त करनी है, पर जाने अनजाने में ना जब आप किसी को बहुत बड़ा समझते हो, हम खुद को बेइज़्ज़त कर रहे होते हैं। जी। कोई भी सेलिब्रिटी की बहुत इज़्ज़त करना भाई, बहुत मेहनत करके, बहुत काबिल होके, पर तुम भी ना उनके पास बैठे हो, तुम भी हल्के इंसान नहीं हो। जयेश भाई, अगर आज आप अपना पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो, कितने लोगों का ख्वाब है आज पॉडकास्ट शुरू करना है, जी कितने भाई। लोगों का ख्वाब है मुझसे मिलना या आपसे मिलना। मेरी बात नहीं है, मतलब इस चेयर पे जो भी आते हैं, बहुत लोगों का ख्वाब है इस चेयर पे बैठना। तो अपनी ना बहुत इज़्ज़त करना भाई दुनिया में, कहीं भी बैठो। और जिस दिन आप अपनी इज़्ज़त करते हो ना, उसके बाद वो जो ये जो डर है ना, वो तभी ख़त्म होता है भाई। वो डर ख़त्म हुआ भाई धीरे-धीरे। मैं ये तो क्या, जब मेरा एक इनिशियल स्टार्ट किया था ना कि मैं छोटे शहर अजमेर से था, ये सब मेरे को और ये ही करना था। मेरे को हमेशा से चाह था को कभी रेडियो करना है, बिकॉज़ मेरे को था वो पर्सनैलिटी आपकी वो बहुत हेल्प करता है रेडियो करेक्ट भाई। करना। ये तब मेरे अंदर से निकला जब मैंने भुवन बाम का इंटरव्यू किया था। तो भुवन भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन। सब लोग हैं भाई। मैं इनके साथ मौका मिल रहा है, मैं अपना एग्ज़ाम छोड़ के गया। मैंने बाकायदा पूरी स्क्रिप्टिंग करी थी कि क्या-क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, पूरे गेम्स बना के रखे थे मैंने उनके लिए। कि जैसे उनका बोलते हैं ना स को फ, च को ह, हाँ, वो मैंने वर्ड्स समीर वो सब मैंने करके लेके हाँ, गया क्या था। बात है। और वो मिले, "अरे भाई कैसे हो?" मैं बोला, "भुवन बाम मेरे से ऐसे बात कर रहा है?" फिर अर्चना थी, आरजे अर्चना, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ऐसा ये एग्ज़ाम छोड़ के आया है आपसे क्या मिलने बात के है। लिए, इसने पेपर। अरे भाई आप क्या करते हो? मैं कहा मेरा यहाँ पे काम है, रेडियो में कर रहा हूँ। अच्छा भाई कुछ रहता है तो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा आगे, और भाई आप ऐसे ही करते हो। मेरे से बात करने लग गया वो, तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया। फिर जो मैं खुला बंदे के साथ। बड़ा इंसान का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास महँगी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है। बड़ा इंसान वो होता है ना जो आपके साथ बैठा हो और आपको ये रियलाइज़ ना हो कि यार ये इंसान इतना बड़ा है। सही बात जो है। लोग आपको ना अपनापन देते हैं, जो लोग आपको अपने तरीके से ट्रीट करते हैं, आपको इज़्ज़त देते हैं, वो लोग बड़े होते हैं। इंडस्ट्री में जब भी शाहरुख खान की बात होती है, हमेशा क्या बोला जाता है कि भाई उन जैसा ट्रीटमेंट कोई नहीं करता, कोई नहीं उन करता। जैसा अपनापन कोई नहीं दिखाता। तो बड़ा होना, जितना ज़्यादा आप लोगों की इज़्ज़त करोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों में अपनापन ढूँढोगे, उतने आप बड़े होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पहला दिन कैसा रहा था आपको मुंबई का? मैं पहले दिन मुंबई आया, मैंने बहुत ऐसे अमीरी देखी मुंबई में, और बहुत कम लोग जानते हैं कि, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता भाई ये सब बोलना, पर अगर मेरे पहाड़ों के घर देख लोगे आप, तो मेरे लिए वो बहुत ही नई दुनिया है। इनफैक्ट मेरे लिए दिल्ली भी बहुत नया शहर था जब मैं दिल्ली भी गया था कि यार, और मैं दिल्ली को ऐसा समझता था जैसे दुबई है, क्योंकि आपने दिल्ली मुंबई को किताबों में देखा था। दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में ये इंडिया गेट है, दिल्ली में लोटस टेम्पल है और इमारतें हैं सीपी वाली। तो मैंने वही देखा था, तो मेरे को लगता था कि अरे दिल्ली मतलब अमीरी वो है। सेम मुंबई के साथ था मुझे कि यार मुंबई तो कहते हैं कि बहुत, फिर आपको पता लगता है कि हाँ नाला सुपारा भी कोई जगह है। पर हाँ, बाकी तो इतना अजीब नहीं था। पर जिस दिन मैं पहली बार सीलिंग गया, और मेरी एक दोस्त होती थी 9th में, तो हम लोग बात करते थे कि दिव्यांश की हम लोग मुंबई जाएंगे ना कभी तो सीलिंग घूमेंगे। तो मैं सीलिंग गया और वहाँ हमें कुछ शूट करना था साउथ बॉम्ब वल्ली साइड। तो भाई मैं सीलिंग क्रॉस करते हुए एकदम रोने लग गया। मैंने कहा यार ये सब तो मैंने किताबों में देखा था यार। तो कई बार ना बात बड़ी होती नहीं है, पर इमोशंस है ना इंसान के। मैंने कहा यार ये तो मैं कैसे आ गया यहाँ, यहाँ तो मैं कभी आ ही नहीं सकता था। वो मैनिफेस्टिंग की भी बात होती है कि हम जितना उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, जब वो एक्चुअल में रियलिटी में बन जाती है ना, तब वो फीलिंग अलग ही हिट अलग ही करती होती। है। मैं तो बहुत ख़राब बोलता था मुंबई के बारे में। मैंने कहा अच्छा शहर नहीं, मुंबई बेकार जगह, मुझे कभी नहीं आना था मुंबई। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप ऐसे रिवर्स मैनिफेस्ट हो रहा था, मैं जितनी बार मुंबई को ख़राब बोल रहा था, उतनी बार मुंबई बोल रहा था तू आ भाई। और जितना अपनापन इस शहर ने दिया मुझे, दिल्ली में बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे, पर इतना शांत लगता है मुझे इस शहर में कि कल मैं 4 बजे बीच पे था। हाँ, देखा मैंने। मतलब ऐसे ही मैं उठ के, मैंने कहा ठीक है ना यार कि बोर हो रहे हैं, मैंने कहा बीच पे चलते हैं। और इतना सुकून है इस शहर में। लोग बोलते हैं एनर्जी है, अरे भाई जिसको काम करना है ना उसके लिए सबसे बेस्ट शहर है।
सही आपके बात पास भूख होगी ना, यहाँ सब मिलता है। आपकी भूख कितनी है बस वो डिपेंड करता है। आप चांद तक सोचोगे तब तो आप सितारों तक करेक्ट, पहुंचोगे ना। करेक्ट बात है भाई। भाई आपके बचपन के दोस्त हैं यहाँ पे? मेरे यहाँ पे तो बचपन का कोई दोस्त नहीं है। इनफैक्ट पूरी मुंबई में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई जानने पहचानने वाला मुंबई में नहीं है। मुंबई में जितने लोग हैं मेरे पास, वो सब वो लोग हैं जो मुझे मुंबई में मिले हैं। हाँ, लेकिन मेरे बचपन के दोस्तों के साथ ऐसा है कि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं दोस्तों को बोलते ट्रिप प्लान करते और चले जाते हैं उनके साथ घूमने। तो अभी हम लोग वसुधरा फॉल्स गए थे। एक रास्ता है भाई, कहते हैं ना पांडव स्वर्ग गए थे, तो हम उस रास्ते पे गए थे। 12,000 फीट ऊपर है वो, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की भी बड़ी दिक्कत होती है। पर हम लोग अभी साथ में थे 4-5 दिन अपने बचपन वाले दोस्तों के साथ। और बहुत ज़रूरी है सब लोगों को अपने बचपन वाले दोस्तों से मिलना, क्योंकि यहाँ पे ना आप ऐसे रहते हो कि यार आप तो काम कर रहे हो, आप तो आर्टिस्ट हो, वो लोग ना आपको एकदम हैसियत में रखते हैं कि ऐसा है भाई, तेरे पास पैसा है, यहाँ खर्च कर, अबे वो सुन तमीज़ से बात कर। अब वो जो अपनापन है ना भाई उन दोस्त, मतलब कि आप कितने टेंशन में हो, आपको मॉनेटरी लेवल के टेंशन होते हैं मुंबई में, क्योंकि रेस में हो ना भाई आप। अगर मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास आज मैं महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरा गोल वो है कि अब मैं यहाँ से 10 लाख कैसे बनाऊँ। आप इस रेस में हो। वहाँ उनसे बात करके मेरे को लगता है कि ये रेस साइड में रख के जो एक्चुअल में मज़े मज़े बोलते हैं ना, यार मज़े आ रहे हैं दोस्तों के साथ, वो मुझे उन्हीं के साथ आते हैं। मतलब वही होता है भाई, मैं कैमरे पे बता नहीं सकता कई बातें, पर इतने कोई इंसिडेंट है ऐसा आपके दोस्तों के साथ जो आपको रिएक्शन मिला हो उनके एंड से? अगर आपका कोई वीडियो वायरल हुआ हो या आपको स्टेज पे देखा हो, कैसे रिएक्ट करते हो वो लोग? अभी तो खैर मतलब एक उम्र हो गई, अभी मेरे जितने दोस्त हैं अब शादी भी होने लग गई उनकी, थोड़े बड़े हो गए हैं सब। और मैं अपने ग्रुप में सबसे छोटा था उम्र में पहले से। तो अब ये रहता है कि अब जब थोड़ा शराब पी के तब बोलते भाई तू तो मेरा भाई है, मैं बहुत खुश हूँ तुझे देख के। मेरे दोस्त बोलेंगे ना कि तू अच्छा कर रहा है ज़िंदगी में, मुझे नहीं सुनना। मुझे वही चाहिए कि वो बेइज्जत कर रहे हैं, वो अपनापन दिखा रहे हैं, वही पूरी दुनिया बोल रही है ना कि भाई तू तो अच्छा कर रहा है, तू काम कर रहा है, तू मेहनती है, तू अच्छा बच्चा है, तू हार्ड वर्क करता है, तू भागता दौड़ता रहता है हर वक्त कुछ ना। मेरे को बोलते हैं कई बार कि यार दिव्यांश तेरे को जब देखो तो कुछ ना कुछ कर ही रहा हो, तो खाली नहीं दिखता हूँ हमें। पर ये मुझे दुनिया से सुनना है, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे नहीं भी सुनना मुझे इंपॉर्टेंट, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने दोस्तों से यही सुनना है, और बता क्या चल रहा है, कौन सी लड़की से बात करवानी है तेरी, बता। और मेरे दोस्त लिटरली ऐसे बात करते, क्या मुंबई में कामयाब है तो नूरा फतेही से तो आज तक तूने हमारी बात कराई नहीं। ठीक है, और वो ऐसी सी बात कर देते थे कई बार। और कभी भी मेरा मूड ऑफ हो या कभी टेंशन में आप कुछ सोच रहे हो, कई बार ओवर थिंकिंग हो जाती है। और एज अ राइटर आपको ओवर थिंकिंग होना अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना अच्छा सोच पाओगे उतना आप लिख पाओगे। पर कई बार वो इमोशन आप थोड़ा टच कर लेते हो ना यार कि थोड़ा कुछ गलत हो रहा है, तुरंत मैं अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करता हूँ 2 बजे 3 बजे। और 3 बजे उठ के जो गालियाँ सुनाई देती है मुझे एकदम हल्का लगता है। और मैं लाइक कि भाई मैं आपको ना अपनी चैट पढ़ा नहीं सकता अपने दोस्तों के साथ। वो इतनी अजीब, मतलब वो सुबह 6 बजे भी अगर दिख गया ना, मतलब मुझे भी दिख गया, वो उठा या मुझे, हम लोग आपस में देख लेंगे लाइव है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कुछ कुछ पहले ही मैसेज कुछ गाली भाई कि मेरे साथ भी वही सीन है। मेरा बचपन का दोस्त है, अभी उस बेचारे ने अच्छी खासी फोटो डाली है, फिजिक दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं। मैं उसका मुंह ऐसा मुड़ा हुआ है, मैंने मैसेज किया किसको, किसको डाल रहा है वहाँ पे। हमारा बात ही वैसा शुरू करेक्ट। होता है। और ये सब लग्जरी है दुनिया की। आपके पास आपके दोस्त हैं, आप फिट हो, ये सब बहुत बड़ी लग्जरी है दुनिया की, लोग नहीं समझते। अगर आपके पास अपने बचपन के दोस्त नहीं है ना भाई, आपने ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है ना वो खो दिया है। और ठीक है सब लोग करो यार, काम करना है, सबको पता है मेहनत करनी, पर आपके जो पुराने दोस्त हैं, आपके जो अपने लोग हैं, उनको जितना संभाल के रख सकते हो ना भाई संभाल के रखो। वो बहुत बड़ी लग्जरी है आपकी ज़िंदगी में। आपका मूड ऑफ है, ऐसे वो मूड बदल देते हैं आपका। हाँ, ठीक है, वो तो आपको कितना बड़ा ट्रीटमेंट है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। लोग थेरेपी जाते ज़रूरत ही नहीं, आराम से दोस्तों से बात हाँ, करो, वो आदमी ठीक थेरेपी हो सेशन जाता ही है। है, और वो लग्जरी है जो हम लोग जाने अनजाने में देखते नहीं अपने आसपास। कि आपके पास अगर आपकी दादी है, आपके पास आपकी नानी है, आपके पास अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये सब लग्जरी है भाई आपके पास। और बहुत लोगों के पास नहीं है। मैंने नहीं देखी अपनी, मेरे को याद है 2 साल मैंने अपनी दादी, 2 साल का था, मैंने अपनी दादी नहीं देखी, मैंने अपने दादाजी नहीं देखे, नाना नानी मैंने देखे अपने। जब लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे दादाजी ऐसे थे या मेरे दादाजी मुझे इतने पैसे, अरे मैंने नहीं देखा भाई वो पार्ट।
तो मैं रिलेट ही नहीं कर पाता। और मॉनेटरी लेवल पे मैं शायद किसी से बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी हो सकता हूँ, पर मेरी लाइफ में तो नहीं है ना ये। आप मानोगे नहीं, मुझे कभी किसी बड़े आदमी से जेलसी नहीं होती। दुनिया में कोई कितना अच्छा कर रहा हो, मुझे ऐसा लगता है यार ये ना मैं कर सकता हूँ। मैं एक छोटे बच्चे को देखता हूँ ना, 4 साल के बच्चे को, जो सनरूफ में ऐसे खड़ा रहता है और खुश रहता है, मेरे को हल्के पॉइंट पे जेलसी हो जाती है कभी कभी, यार मैं कभी ये कर ही नहीं पाया लाइफ में। और वो जेलसी सिर्फ इस वजह से है कि ये मैं कभी कर नहीं सकता। मैं महंगी गाड़ी मैं खरीद सकता हूँ, मैं कल के दिन कोई बड़ा ख्वाब है मैं सारे कर सकता हूँ, पर जो नहीं है ना भाई, वो यही सब है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स लेके नहीं आ सकता वापस। हाल ही मैंने अपनी बुआ खोई भाई। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है ना यार कि मैं मिल लूँगा बुआ से। अब मेरे को रियलाइज़ हुआ यार कि मैं नहीं ला सकता यार वापस। और ये मुंबई की एनर्जी ऐसी, मुझे पता लगा, मुझे थोड़ा बुरा लगा भाई। द मोमेंट मैं उनके घर पे गया ना, मैं ऐसे हो गया कि यार मैं कुछ बोलूँगा ना मैं रो जाऊँगा यहाँ पे। मैं चुप हो गया भाई। मेरे को लगा मेरे घर में, मतलब मैंने बुआ नहीं देखी अपनी, मैंने कहा घर में बुआ नहीं दिख रही, मतलब मैं वापस, मेरा कहीं और प्लान जाने का था, मैं जा ही नहीं पाया भाई। मेरे आंसू ही नहीं रुके मेरे। मेरे को लगा यार क्या खो दिया हमने लाइफ में। तो हम लोग ना अपने आसपास के लोगों को, अपने लोगों को ना, इतनी बड़ी लग्जरी है ना ये, इसको संभाल नहीं पाते ना, जो बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग। तो जितने लोग देख रहे हैं ना, आपके जितने अपने लोग हैं, आपके जितने दोस्त हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनको संभाल के रखो यार, ये बहुत बड़ी लग्जरी है जिंदगी। भाई हम लोग तो क्या इसी में लगे रहते हैं पूरा टाइम, ये बनाना है वो वो बनाना बनाना है। है। हम क्यों भाग रहे हैं भाई इतना? बात वहीं आके अटक जाती है। पैसे से आप लग्जरी, आप कंफर्टेबल आप रह सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ पर्पस नहीं है पैसे का। अगर आप करेक्ट बात डीप है डाउन भाई। सोचे तो जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा कंफर्टेबल आदमी। पर वो कंफर्ट ले क्यों रहा है? वो एक लेवल तक कितना ही चाहिए, एक लेवल तक तो आदमी शांत हो ही जाएगा, उसके बाद तो सब एक्स्ट्रा ही है। वो कहते हैं ना, बोले रहने के लिए एक कमरा ही चाहिए होता है, बाकी कमरों में तो ईगो रहता है इंसान का। क्या बात है भाई। नहीं, पैसा इंसान कमाए, बहुत मेहनत करे पैसा कमाए, पर भाई वो जो बैलेंस है ना, कि मैंने बहुत लोग देखे भाई ऐसे। मैं परसों ही बैंड्रा में एक भाई से मिला, अच्छे खासी प्रॉपर्टी है उनके पास, अच्छी खासी गाड़ियाँ हैं, 2-3 मर्सिडीज़ है उनके पास। तो 3 मर्सिडीज़ जिस इंसान के पास है वो फाइनेंशियली अच्छा ही है, ठीक है। पर जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो दिख झलकता है उनकी बातों में कि यार दिव्यांश, सब है यार मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास अपना परिवार नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे मैंने, जो मॉनेटरी लेवल पे अच्छा होने के बाद भी ना, वो जो खुशी है ना भाई, वो नहीं है। पैसे कमाने का ऑब्जेक्ट क्या, आपको पैसा इसलिए कमाना है ताकि आप अपने अपने लोगों को, आप अपने परिवार को अच्छे से संभाल पाओ। जी। पैसे कमाने का ऑब्जेक्टिव ये कोई आलीशान चीज़ खरीदना नहीं है भाई। पैसे कमाने का ऑब्जेक्टिव ही है कि आप अपने परिवार को एक साथ रख पाओ। इसके ऊपर का पैसा तो भाई फिर वो अय्याशियों में उड़ता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भाई आपके क्या शौक है? मुझे पर्सनली जो मेरे को नशे, मेरे को भाई हाँ। पहाड़ घूमने, दुनिया देखनी है। मेरे को अपने 2-3 दोस्त चाहिए, या मुझे मेरा परिवार चाहिए, और मुझे उनके साथ घूमना है भाई। पहाड़ों की क्या एनर्जीज रहती है, क्या रहता है वहाँ पे जो इंसान को एकदम शांत कर देता? आप कभी भी नेचर के पास रहोगे, आस-पास, आप हमेशा अच्छे रहोगे हेल्थ वाइज़, मेंटली। क्या होता है, आप एक बात समझना कि आप एक कमरे में रहते हो जहाँ लाइट आपने बंद करके रखी हुई है, सूरज की रोशनी आती नहीं है, और नेचर जो है ना आपने ख़त्म कर दिया एक कमरे के अंदर। और जब आप कमरे के अंदर रहते हो ना, आपको लगता है कि यार दुनिया तो ख़त्म है मेरी, मैं कुछ नहीं कर रहा। द मोमेंट आप समंदर के पास बैठते हो, आपको लगता है नहीं यार सब अच्छा हो जाएगा। तो नेचर ना आपको हमेशा हील कर रहा होता है। नेचर का काम है इंसान को हील करना, इंसान को ठीक करना। जब आप पहाड़ों में जाते हो ना, फिर आप ये दुनिया रोक देते हो। कहते थे ना कि हिमालय में स्वर्ग है पहले लोग, उसका रीज़न ये है, द मोमेंट आप ऊपर जाते हो आपके थॉट रुक जाते हैं। मुझे याद है, मैं जब देहरादून पहुंचता हूँ तो मुझे देहरादून या ऋषिकेश में समझ आता है कि हाँ यार पैसा भी कमाना है। पहाड़ों में तो मुझे ऐसा लगता है मेरे थॉट ही रुक जाते हैं। मैं लोनावला भी जाता हूँ, मैंने देखा, विजिट किया हुआ है, पर मैं सच बोल रहा हूँ भाई, जो एनर्जी हिमालय में है ना वो कहीं नहीं है भाई। आपके थॉट रुक जाते हैं एकदम से। और आपकी जो लग्जरी लाइफ की बात कर रहा हूँ ना मैं, कि यार ये आपको चाहिए नहीं होता। फिर आपको लगता है यहाँ से कैसे दुनिया देख पाए हम, कैसे मज़े कर पाए यहाँ। आपके जाने अनजाने में इतना साउंड सुनाई दे रहा है ना, आप शांत रह ही नहीं पाते यहाँ पे। तो हिमालय क्या है कि आपको शांत रखता है, और आप देख रहे हो आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, तो आपको समझ आता है कि आपकी वैल्यू है कितनी दुनिया में।
इधर आप जब गाड़ियाँ देखते हो ना आसपास, तो आपको दिखता है, अरे मेरे जैसे तो है, मेरी जैसी कार है ये। हिमालय में आपको लोग ही नहीं दिख रहे, आपको पहाड़ दिख रहे हो, पहाड़ आपको अपनी हैसियत बता रहा है कि भाई तू बहुत छोटा है, तेरी टेंशन है ना बहुत छोटी। इंस्पिरेशन मिलती है आपको लिखने की, वो राइटिंग में कहीं हेल्प करता है आपके? डेफिनेटली करेगा ना वो, तो आप जिस जगह से हो, कहते हैं ना मातृभूमि, नहीं बोलते थे हम लोग कि हमारी तो मातृभूमि है, या जब भी आप ना जिस जगह आप पैदा हुए, उस जगह से ज़्यादा अच्छा आप कहीं नहीं लिख पाओगे। आप जिस दिन अजमेर के बारे में लिखना शुरू करोगे भाई, आप अजमेर से अच्छा ना किसी शहर के बारे में लिख सकते हो। आप टेक्निकलिटीज़ में जा सकते हो, आप ज़्यादा नॉलेज लेके राइटिंग वाइज अच्छा कर सकते हो, बट जब इमोशंस की बात होगी ना, आप अजमेर से अच्छा किसी शहर के बारे में लिख सकते हो। सो ट्रू भाई, वो तो है। मैंने लिखने की कोशिश की थी अजमेर के बारे में, वो अभी तक राइटिंग में ही है, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हाँ, हूँ मैं। और वो इसलिए नहीं कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको पता है मेरा जो इमोशन है इस शहर के लिए, वो शायद इतना भी आया नहीं इस राइटिंग में, हाँ, आना बाकी है। शायद आप मुंबई या किसी और शहर के बारे में लिख दोगे ना, आप लिख के ख़त्म कर दो, क्योंकि आपने उतना जिया नहीं उस शहर को। पर जब बात अजमेर की आएगी, आप बोलोगे नहीं यार, ये काफ़ी नहीं शहर के लिए। आप कैसे लिखते हो भाई, आपका क्या प्रोसेस है? भाई अभी तो खैर कमर्शियल हो गई चीज़ें, टू बी ऑनेस्ट। अब तो आपको ये रहता है कि यार आपको चीज़ें, जब सॉन्ग राइटिंग की बात होती है, आपको क्लाइंट को चाहिए क्या, आप बैठ के उनकी जो नीड है, लाइक कि आपको जो चाहिए आप बोल। हाँ, जब बात खुद पे लिखने की आती है, मैंने एक चीज़ बहुत, मैंने जो आपको बात बोली कि मुझे इतना समझ आ गया कि यार सबकी लाइफ तो एक जैसी 90%। तो लिखना ऐसा है ना कि लोग ना रिलेट कर पाएँ, कि यार लोग बोले हाँ यार ये तो अपनी जैसी बातें करते हैं। एक बात ऐसे लिखी थी, मेरे को शेर भी नहीं बोल सकते इसको, कि ना जानी ना गुलजार हूँ, मैं तो मामूली कलाकार हूँ। तो कि जितना लोगों को अपनापन लगेगा ना आपकी राइटिंग में, मुझे बस वो चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, मुझे नहीं बनना लोगों का, मुझे ऐसा फेमस नहीं होना दुनिया में, मुझे ना एकदम पसंदीदा बनना है लोगों का। कि दुनिया में शायद सारी दुनिया मुझे ना जानती हो, पर जब लोग मुझे जानते हो तो लोग बोले हाँ यार ये मेरा पसंदीदा आदमी है, अच्छा इंसान है, अच्छा कलाकार है, मेरी जैसे बातें लिखता है। तो मुझे लोगों का पसंदीदा बनना है। आपका फेवरेट कौन था? इंस्पिरेशन क्या थी कि आप किसी को देखते हो, किसी को सुनते हो? एक बात बोलूँ, मतलब किसी को नहीं बोलनी चाहिए बात, गलत बात बोलूँगा मैं। मेरे को कोई बड़ा आर्टिस्ट दिखता है ना, मुझे अच्छा लग सकता है, मुझे इंस्पिरेशन नहीं लगती किसी से, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा काम किया बस। मेरे को, मेरा डर यही है कि कल के दिन ना मुझे कोई ये ना बोले कि ये उसकी तरह है या उसकी तरह लिखता है। तो मेरे को लगता है जाने अनजाने में जब आप इंस्पिरेशन लेते हो ना, और आप किसी को बहुत डीपली ऐसे फॉलो करने लग जाते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने में उतार लेते हो उसकी, मेरे साथ वही हो रहा है। कि यार इसको पूरा देखूंगा तो जाने अनजाने वो चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी नहीं है वो, आपने उसको तैयार किया है वैसा बनने के लिए। और इसमें होता कुछ नहीं है, आपका जो चार्म है ना आपका खुद का, आपका वो चार्म खो जाता है कभी कभी। तो मुझे ये है कि जितने अच्छे कलाकार हैं दुनिया में, सबके बारे में सुनो, सबके बारे में पढ़ो, सबका काम देखो, पर जब लिखने पे बात आई ना, दिमाग में ये मत डालना कि यार ऐसा लिखना है। हाँ, थॉट ज़रूर पकड़ सकते हो आप कि यार ये थॉट अच्छा है, ऐसा कुछ लिख सकते हो, बट कभी किसी कलाकार को नहीं कॉपी करना। कॉपी नहीं भाई, पर एक वो रहता ना कि जाने अनजाने में इंस्पिरेशन, जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, ये सही गलत नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगता है, आपको अपनी तरीके से ज़िंदगी जीनी है, आपको अपने तरीके से काम करना है, पर आपका जो चार्म है ना भाई, वो आपके अंदर है और आपको पता है आपको खुद निकालना है। मेरे को आयुष्मान खुराना बहुत अच्छे लगता है, उनकी राइटिंग अच्छी वो है, है अच्छा, एक्टर करेक्ट। अच्छे हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है। उन्होंने भी रेडियो किया, तो हाँ, अब हम लोग ना, एक ये बात एकदम सही बोली आपने कि हम लोग ना, हमारा माइंड है, हम उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो हमारे जैसे हमारे लगने जैसे लगते हैं लगता हमें। है। वो हुआ था मेरे साथ। मैं क्या, मैंने लाइफ में भाई, मैं रीडिंग नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत ख़राब रीडर हूँ। उन्होंने किताब लिखी है क्रैकिंग द कोड, मैं पूरी पढ़ ली। तो उनकी लाइफ जर्नी मेरे को जानना था भाई, कैसे कैसे किया क्रैकिंग द कोड, मतलब ही क्या है, कैसे कोड इन्होंने क्रैक कर दिया भाई बॉलीवुड का। तो जानने के बाद मुझे पता चला कि किस लेवल पे मैनिफेस्टिंग करता है, किस लेवल पे बोलते नहीं मेरे को हीरो ही बनना है, रास्ता कैसा भी था, करेक्ट। बनना यही है। तो अब वो देखने के मुझे लगता है कि यार अच्छा, इतना इस लेवल का डेडिकेशन, मेंटली इंसान को इतना स्ट्रांग होना पड़ता है वो गोल को लेके। सेम इसके बाद मेरे को
राइटिंग वाइज भी और पर्सनैलिटी वाइज भी जाकिर खान पसंद आए कि एज अ कॉमेडियन, मैं उनको एज अ कॉमेडियन देखता ही नहीं, वो स्टोरी मोटिवेशनल टेलर स्पीकर है। देखता हूँ। हाँ वो स्टोरी टेलर है, करेक्ट भाई, कॉमेडी उनका उस जॉनर में ठीक है करते हैं, वो अच्छा करते हैं, पर मेरी नज़र से स्टोरी टेलर है। स्टोरी टेलरिंग है करेक्ट वो। और इसके अलावा जो वो लिखते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हम में से कोई बाहर निकल के आया है आदमी। हाँ ये हमारा सब नहीं कि मेरे को मैं रिलेट क्यों कर रहा हूँ, तो मेरी बात कर रहे हैं ना, हाँ वही ऐसा तो, लगता है। करेक्ट। कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के आते हैं। मुझे मौका मिला था उनके साथ जब वो कक्षा 11वीं वो उनका आया था, स्पेशल करेक्ट। आया था। अब वो टाइम पे मैं काम करता था कुकू क्लब में, तो उनके लिए मैं वीडियोस वगैरह बनाता था। तो मेरे को मौका मिला था कि मैं जाकिर खान का पूरा मॉक शूट करूँ। तो मैं यहाँ हूँ, जाकिर भाई वहाँ है, सामने ऑडियंस है। तो एक ऐसा लगता है ना, मुझे लेजिट ऐसा फील कर रहा था मैं उनके साथ स्टेज पे ही हूँ। क्या बात है भाई। तो वो जो फीलिंग थी ना, वो एक्सपीरियंस, वो लोग जाकिर भाई को लोग प्यार करते हैं, पर वो प्यार मैंने ऑडियंस की आंखों में देखा था देखा उनके है, लिए। करेक्ट। वो एक्सपीरियंस करने को मुझे मिला था। जब मैंने बात जहाँ शुरू की थी, जब हम लोग ना आपको अपनापन देते हैं ना लोग, जब आप देखते हैं ना, हाँ यार ये मेरे जैसा है, ये मेरी कहानी जानता है यार, ये मेरी जैसी बातें करता है, उस दिन आप बड़े बनते हो भाई। तो भाई इसलिए जाकिर खान जाकिर खान है। तब वो मोमेंट पे ना, वो एक होता है ना कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। मेरे को क्लियर हो गया, जो आंखों में लोगों के लिए था ना जाकिर भाई के लिए, एक दिन मुझे वो चाहिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बात है भाई। आपको अगर किसी कलाकार को देख के आता है ना यार ये चाहिए आपको, अगर एंड गोल मिल रहा है ना आपको, कि मेरे को ऑब्जेक्टिव मिल रहा है ना लाइफ का, बहुत अच्छी बात है भाई, और ऐसे ही मिलता है। मतलब बाकी सब सेटिस्फैक्शन एक लेवल ठीक है, मैंने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, मुझे फिल्म मेकिंग करनी थी, मैंने वो भी की है साथ में। अभी भी काम मिलता है, एडिटर हूँ, एडिटिंग करता हूँ, स्टोरी टेलिंग करना पसंद है। क्या बात है भाई। तो उसमें मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पर एक रहता है ना कि ये कब तक, एट दी एंड जो एंड गोल था ना, क्योंकि भाई ये कब जाके एंड होगा। ये तो मैं कर ही रहा हूँ, फिर लग रहा है कि अच्छा अभी ये कर रहा हूँ, अभी ये करना चाहिए, अभी ये कर रहा हूँ, अभी ये करना चाहिए। लास्ट में जाके मुझे जो एक सेटिस्फैक्शन मिला ना, वो उधर मिला है। आपको कहाँ मिला था सेटिस्फैक्शन? मेरे को मिलता ही नहीं भाई सर, मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा भूख लेके बैठा हूँ मैं दुनिया के लिए, मुझे बहुत करना है भाई। अभी मैं अभी इंडिया टूर पे था, हम लोगों ने 250 लोगों की सीट्स ऐसे शो रखे थे, हमें 250 सीट्स। मेरे को पता कि यार 200-250 टिकट्स हम लोग बेच सकते हैं इस टाइम पे। तो जब लास्ट बेंगलोर का शो था, हमने देखा हाँ यार हमारे शोज़ अच्छे गए हैं, हमारे शो सोल्ड आउट गए हैं। एंड में जब मैंने देखा ना आखिरी दिन, तो मेरे को रवि गुप्ता करके हैं, तो उनका शो है वो देखने जाते हैं। तो मेरा शो ख़त्म हुआ, मैं तुरंत रवि गुप्ता उन भाई का शो देखने गया, और मैंने शो देखा, वो ऑडिटोरियम में था, वो बड़ा ऑडिटोरियम 1000। वो एक सेकंड की भी खुशी होती है ना कि यार तूने पूरा इंडिया टूर ख़त्म कर दिया। मैं ना ये तो ख़त्म हो गया, ये कब भरेगा अब? तो मेरे को वो सेटिस्फेक्शन वाली बात ही नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है भाई जिस दिन सेटिस्फेक्शन आता है ना इंसान के जीवन में, उस दिन आदमी मरता है भाई। मैं मान नहीं सकता अगर दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, या इलॉन मस्क है, या हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी रिसेंटली निधन हुआ, मैं मान नहीं सकता वो इंसान सेटिस्फाई मरा होगा, या अंबानी जी, कोई भी इस दुनिया में बड़ा आदमी मरता है जब, कभी सेटिस्फाई होकर मरता ही नहीं है। वो होता है ना कि आप उस किक के लिए जीते हैं ये कि करना है। ये चीज़ चाहिए। जैसे कि आप चाहे राइटिंग करते हैं, आप जब स्टेज पे जाते हैं, ऑडियंस सामने दिखती है, लाइव ऑडियंस, आप उनके साथ आंखें मिला के बात कर सकते हो, वो जो है ना, वो अलग ही है। मैं तो शो के बाद ना भाई, मेरे को पता है कि मेरा जो सेट है 1 घंटे का रिस्ट वॉच का, मेरे को पता है कि जब मैं नीचे उतरूँगा ना, लोग आएंगे और गले लगेंगे, क्योंकि मेरी कहानी जितनी है तो। और जब भी मैं शो करने के बाद ना, मेरे को जो फीडबैक मिलता है हमेशा, जय सिंह करके एक स्टोरी टेलर, बहुत कमाल के आर्टिस्ट है दिल्ली में, तो हमेशा कहे भाई मेरे को 2 ही स्टोरी टेलर अच्छे लगते हैं, जय सिंह और मैं जब भी स्टेज से नीचे उतरता हूँ ना, मैंने वो अपनापन देखा है ना। जैसे मेरे गले पे लॉकेट है भाई, गिफ्टेड है भाई। मैंने देखा लोग सोने की बालियाँ दे देते हैं गिफ्ट शो में, ठीक है, कोई लेटर्स लिख के ला रहा है, तो मेरे को वो जो अपनापन लगता है ना भाई शो पे, मेरे को ऐसा लगता है कि यार कुछ तो अच्छा कर रहा है तो लाइफ में, पर सेटिस्फेक्शन नहीं है वो मेरा। मानो कि नहीं, मेरा ज़िंदगी का ख्वाब था कि मैं 20,000 रुपये सैलरी कभी कमा पाऊँ। लिटरली मेरे को ऐसा लगता है जब मैं छोटा था, मैं कि यार 20,000 रुपये सैलरी कमाऊँगा और दुनिया जीत लूँगा। और आज जब मैं देखता हूँ ना भाई, मेरे को पता है कि जब फ़्लाइट की, अब आप फ़्लाइट की टिकट्स बुक करते हो, आपको पता है कई बार इमरजेंसी में मेरा उतनी
राउंड ट्रिप भी नहीं, मेरी एक साइड का उतना कॉस्ट आ रहा है फ्लाइट का, तो मैं कई बार हंसता हूँ यार, इतना तो तेरा सपना था। मेरे को अभी रिसेंटली एक फ़्लाइट बुक करनी पड़ी, 18,000 की फ़्लाइट पड़ी मुझे। तो बात पैसों की नहीं, बात यार ये तो तेरा सपना था कि तुझे महीने में इतना कमाना था। तो जाने अनजाने में ना आप कितने आगे आ जाते हो पता नहीं लगता। एज आ आर्टिस्ट ना हम लोगों को हमेशा समझना चाहिए, अगर आपको ऑडियंस प्यार कर रही है ना, उस चीज़ की बहुत इज्जत करनी चाहिए भाई। क्योंकि बहुत कलाकार हैं भाई, इतने अच्छे कलाकार हैं ना, जब आप ओपन माइक्स में देखते हो आपको पता है बहुत अच्छा लिखते हैं, और जब आपको दिखता है ना यार कि ऑडियंस नहीं है, इनके टिकट्स नहीं बिक रहे, ऐसा बुरा लगता है। और वहाँ पे भगवान को बस शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यार भाई आपको ना लोग सुन रहे हैं, लोग आपको टिकट खरीद रहे हैं, आपकी टिकट खरीद के गाड़ी से आपके पास आ रहे हैं, पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, अपना वक्त निकाल के आ रहे हैं लोग आपके पास। तो इस ऑडियंस की जितनी इज्जत कर सकते हो भाई, और आज वो स्टारडम वाला चीज़ कहीं ना कहीं कम हो गया है, तो लोगों को जितना मिल के ना भाई उनको एहसास करा सकते हो ना कि यार बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए हो, जब तक पॉसिबल है। ठीक है, जिसने आप दिलजीत बन गए, जिसने आप करण औजला बन गए, शायद आप नहीं मिल सकते सब लोगों से, पर जब तक पॉसिबल है लोगों से मिलते रहो, लोगों को अपनापन देते रहो, और लोगों को ये रियलाइज़ करवाते रहो कि यार हम भी आपके जैसे हैं और सब ठीक हो जाएगा, आप मेहनत करते रहो। सबसे स्वीटेस्ट चीज़ किसी ने आपके लिए की हो? बहुत चीज़ें हैं ऐसी। मेरे को ना कोई इंसान अगर ऐसे आके ना ऐसे रैंडमली बोल देंगे ना कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, मैं उसमें खुश रह जाता हूँ। पर कई बार क्या होता है भाई, जब आपको लोग गिफ्ट देते हैं ना, मेरे को नहीं लेने किसी के गिफ्ट पर, और मैं बहुत टाइम तक ये था कि नहीं मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए किसी का, मैं क्यों लूँ किसी का गिफ्ट, उतनी तो मेरी टिकट नहीं है जितना आप इतना मैं गिफ्ट ला रहे हो। पर अब मैंने एक्सेप्टेंस डाल दिया कि हाँ यार उनकी लाइफ में शायद कोई चेंज आया है तो दे रहे हैं, नहीं तो मैं गिफ्ट वापस कर देता था भाई। मैं कई बार गिफ्ट ना वहीं छोड़ के आ जाता था शो के बाद। पहला कुछ आपको ऐसा इंसिडेंट याद है जो मतलब फैन इंटरेक्शन की, भाई किसी ने आके सेल्फी ली हो, सेल्फी कब देन ली यू आर है? लाइक कि मैं अभी पीपल स्टार्टेड नोइंग मी नाउ? सेल्फी याद नहीं मुझे भाई, मेरे को एसएनडीटी कॉलेज है ना, ये वहाँ का एक किस्सा याद है। तो हम 3-4 आर्टिस्ट से परफॉर्म करे, तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट ऐसे वो रिस्ट्रिक्शंस थे हमारे पास, जो भी कि दिव्यांश की ये ऑडिटोरियम यहाँ से नीचे नहीं जाना आपको, लोग आपको बुलाएंगे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, नहीं जाना है। तो और मैं ना थोड़ा वो डिसिप्लिन नहीं करता फॉलो बहुत, मुझे लगा यार कोई इंसान फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोल रहा है तो आपको जाना चाहिए। मैं नीचे गया, 1-2 फ़ोटो क्लिक की, इतने में क्या हुआ कि सब लोग ऐसे आसपास आ गए हैं आपके। तो अब मैं ऐसे हो, अब सब लोग आ रहे हैं फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, और मेरे को दिख गया कि अभी थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो गई। तो मेरी मैनेजर है सूर्या, बहुत प्यारी इंसान है। सूर्या को मैं कहा सूर्या आप इधर देखो एक बार, मेरे को यहाँ से लेके जाओ कैसे ना करके। सूर्या भी देख नहीं रही भाई, और आपके पास फ़ोन भी नहीं रहता जब आप स्टेज पे रहते हो। मैंने कहा यार किसको देखूँ किसको देखूँ, इतने में भाई मेरे हाथ पे ना ये निशान पड़ा हुआ है एक। तो किसी लड़की ने पता नहीं किसने ऐसे हाथ पे 2-3 नाखून मार दिए ऐसे, और मैंने देख रहा है हाथ पे खून वून आने लग गया। और मैं अब कि यार अब क्या है कि अब आपके भले खून आ रहा है, अब गुस्से में ऐसे थोड़ा ना जाओगे ये फटो। और सूर्य बस प्लीज़ आप आ जाओ। फिर मैं आया, फिर लाइक ये खून जो भी था लाइक हल्का फुल्का ट्रीटमेंट, अभी तो खैर ठीक हो गया सब। पर उस दिन मुझे समझ आया कि इतना भी अपनापन जो होता है। तो पर नहीं बहुत, पर वही कि 1-2 लोग निकल जाते हैं ऐसे, पर दुनिया तो प्यारी है ना ओवरऑल। मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा मिलता है कि कहीं भी जाता हूँ ना, देखा है कहीं तो देखा है हाँ इसको। अरे वो तू भाई तू रील, तू तेरे पॉडकास्ट की रील आती है ऐसा कुछ बोलते होंगे ना। तेरा चेहरा एकदम देखा हुआ है, नाम क्या है तेरा? मैं कहा भाई इतना बड़ा नाम लगाया है मेरे पॉडकास्ट पे। नहीं ठीक है। नहीं, ऑडियंस भी देखो ना, आज इतना कंटेंट हो गया कंज्यूम करने के लिए। आप कितनी रील देख रहे हो दिन में? आप अगर मैं कह रहा हूँ बुरी सी 15-20 रील भी देख रहे हो, आपको सबकी शक्लें याद नहीं होंगी भाई। नहीं होगी भाई, वो तो है। पहले वाली जो ऑडियंस थी, अगर आप मतलब पुरानी मूवीज़ देखो, तो सिर्फ वही एक ज़रिया था एंटरटेनमेंट का लोगों के पास, या लोग किताबें पढ़ते थे। तो लोगों को एकदम वो शिद्दत वाली मोहब्बत थी फैन बेस कि यार राजेश खन्ना है, देवानंद है, क्योंकि वही कंटेंट था सिर्फ लोगों के पास देखने के लिए, और लोग उनको शक्लें एकदम दिल में बसा लेते थे। आज क्या आपको 50 लोग दिख रहे हैं, उसमें से लोगों को याद रखना मुश्किल है भाई। मैं भी याद नहीं रख पाता, आप भी याद, तो लोगों की भी गलती नहीं है इसमें। सही बात है, पर वो को पहचान देना मेरे को तो भी अच्छा लगता है। ओ अच्छा, हाँ ठीक है, मैं समझ गया होगी। अरे अच्छा भाई आप, मैं इंस्टाग्राम पे देखा है आपको थोड़ा थोड़ा तो। आपका प्रोफाइल मैं कहा आप देख ले रहा। हाँ आपने देखा ना, आपका काम है, आप देखो ढूंढ के लाओ। नहीं, भाई मैं तो नाम नहीं लूँगा किसी का, पर कई बार ना मुझे लोग
किसी और की तरह समझ जाते हैं, लाइक एक और क्रिएटर है। तो मैं ऐसे ही था, एक बार नागपुर का शो था, तो मैं होस्ट कर रहा था उस दिन वेडिंग एक। तो लोग आए, फ़ोटो क्लिक करके गए, और उस टाइम पे 3 साल पुरानी बात है, लोग फ़ोटो क्लिक करके गए, फ़ोटो क्लिक, अरे भाई हम तो आपके फ़ैन हैं, और फिर उन्होंने नाम लिया, मैंने कहा ये कौन है? तो मैं कहा ये तो मैं नहीं हूँ। फिर क्या, मेरे को ना वो भी अच्छा नहीं लगा कि अरे भाई मैं वो नहीं हूँ ये। मैं कहा अगला खुश हो गया ना, रहने दो खुश, कि क्यों बोलना बीच फिर में। साइन किसके नाम का, उसके नाम का नहीं करके नहीं, दिया साइन क्या? वाला तो करिए, वो चीज़ें खत्म ही हो गई। अभी अभी भाई भुवनेश्वर में गलती से एक बच्चा मिला था कि भैया मेरी टी शर्ट पे साइन कर दो, पर अब तो वही सेल्फी वाला ही रहता है कि भैया एक फ़ोटो, उससे अलावा नहीं रहता। और एक एक नया चला है कि भैया फ़ोटो ना आप लो। अच्छा। मैंने बहुत देखा है कि भैया आप लो ना फ़ोटो, और शायद मेरे को लगता है लोग ना जानते हैं कि ये मना तो करेगा नहीं बेचारा। हाँ। तो मैं कहा दो मेरे को दे दो फ़ोटो, और मेरे को कई बार रहता है कि मेरे फ़ोन से अच्छी आ सकती है। मैंने कहा पर नहीं भाई, है भी, आपकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी वैसी है कि ऐसा इंसान देख के शांत हो जाता है, लगता है अरे प्यारा सा आदमी आया है, चलो बैठते हैं बात करते हैं। नहीं भाई, एनर्जी वैसी आती है थैंक यू देख सो के। मच भाई। पर सोशल मीडिया पे भाई आप कैसे चीज़ों को देखते हो, या आप मतलब एज अ पर्सन आप कितने सोशल मीडिया पे खुद एक्टिव रहते हो, या आपको लगता है नहीं मेरे को पोस्ट करना है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है? मेरे को है लगता है भाई, मैं मतलब बहुत, मैं औरों के लिए कंटेंट बनाता हूँ ना, तो एक टाइम बाद मुझे लगता है भाई मुझे माफ़ करो, मेरे से खुद के लिए नहीं बन पाएगा। पॉडकास्ट शुरू करा था तो भी टेंशन, अरे भाई रोज़ की 2 रीलें तो डाल दी है, इतना करना है तो। करेक्ट। यूट्यूब ना, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, यूट्यूब पे ना मेरे को थोड़ा, मैं थोड़ा प्रेशर करता हूँ अपनी टीम को भी कि मैं थोड़ा यूट्यूब पे कंटेंट डालो, क्योंकि यूट्यूब पे आप मोनेटाइज, करेक्ट। क्योंकि यूट्यूब की वीडियोस मोनेटाइज ऐसा रहता है कि यार मेरे को पैसे आ रहे हैं, मैं देखता हूँ अच्छा इस महीने इतने डॉलर बने हैं, आपको इस महीने इतने। तो यूट्यूब में बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ, मतलब टीम पे, कि प्लीज़ आप कंटेंट अपलोड। इंस्टाग्राम में को ऐसा रहता है कि यार इंगेजमेंट की बात है ना, तो कम ही कंटेंट डालते, नहीं डालते ज़्यादा। पर आप एज अ पर्सन आप क्या प्रेफर करते हो, लाइक डू यू लाइक टू पोस्ट? मतलब अगर मैं जिस दिन, मेरे को पूरी दुनिया जानती होगी, हाँ। मैं उस दिन सोशल मीडिया पे नहीं मिलूंगा आपको। मैं मिलूंगा कहीं पहाड़ों पे। मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं है भाई, मुझे बढ़िया पहाड़ घूमने हैं, मुझे काम करना है, मुझे जितना काम करवा लो भाई। मतलब कि मेरे को आप बोलोगे ना 3 दिन सोना नहीं है, काम करना है, मैं अरे चलो खुशी खुशी कर लूँगा, मेरे को नहीं है दिक्कत। आज मेरे को कोई बोलेगा ना कि एक हफ्ता मरने मरते तक काम करते रहो, मैं करूँगा, मेरे को अच्छा लगता है अभी। और मेरे को अभी ये लगता है शायद एक टाइम के बाद मेरी ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी भाई। मतलब आज जैसे मुझे पता है इसके बाद मुझे तुरंत फुटबॉल मैच खेलने जाना है इसके बाद, तो आज मैं कर सकता हूँ। तो अभी आप जितना काम कर सकते करो। सोशल मीडिया मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको एज ऑडियंस देखना है तो आप देखो, पर मतलब मैं तो बंद ही करवाने के मूड में रहता हूँ कभी कभी। पर ऐसा बोल भी नहीं सकते क्योंकि उस फील्ड, सोशल मीडिया की वजह से लोग हमें जानते हैं तो। जी। पर मैं पर्सनली, मन नहीं है मेरा ऐसा ज़्यादा एक्टिव रहने का। आपके पोस्ट में ऐसा रिसर्च किया था, उसके अंदर इम्तियाज़ अली का काफ़ी इम्पैक्ट है आपके ऊपर। मेरे को ना मूवी, मेरे को लोग बोलते जब वी मेट बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा की है। पर मेरे को जो ये जवानी है दीवानी जो इतनी इम्पैक्ट की है मुझे हर बार की, मैं आज भी, अकेली मूवी है ये जवानी है दीवानी जो मैं आज भी जब टाइम मिलता है मैं देखता हूँ। वो बनी वाला जो कैरेक्टर रहा है, कि शायद शांत में आपको दिख रहा हूँ, पर मेरे को पता है कि जो कैरेक्टर है ना, जो भूख है उसकी, मेरी मेरी वही है कि यार दुनिया घूमना। मैंने रेडी किया लिटरली वो, कि यार ये शहर घूमना है, वो शहर घूमना है। और आप जब छोटे शहरों से आते हो ना, शहर क्या भाई, मैं तो गाँव में ही रहता था, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये दुनिया ना, आप इंटरनेशनल तो आप कभी घूम ही नहीं पाओगे। तो आप क्या करते थे यार, जितनी आप अपनी हैसियत से ऊपर तो देखते हो, पर आप उतना ही देखते हो कि जितना पॉसिबल हो। तो मैंने ऐसे इंडिया का लिस्ट बनाया था कि हाँ यार ये शहर घूमना है। और इस बार मैं घूमा हूँ, मैं जितने मैंने लिखा था इंडिया में, मैं सारे शहर घूमा हूँ। मतलब मैंने जगन्नाथपुरी, मैंने इस बार 42 टेम्पल विजिट किए हैं इस एक साल में। जितनी अच्छी जगह है कोलकाता में जो है। और भाई मैं जब टूर करता हूँ तो मेरा कभी ये, आप देखना, मेरा कभी ये नहीं रहेगा कि एक यहाँ शो है तो अगले दिन वहाँ शो। जिस शहर में आप आए हो उस शहर 5 दिन रहता हूँ, घूमता हूँ। मेरा जितना टिकट बिक रही है, मैं वो पैसे अपने साथ लेके जाता ही नहीं हूँ कभी। मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे एक शो से 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बन रहे हैं ना, तो कैब बुक करो, उस शहर में सबसे अच्छा क्या, वहाँ जाओ, खाओ, घूमो, शूट करो, लोगों से मिलो। और भाई मैं रेंडमली, मेरे को बड़ा मज़ा आता है कि अगर कोई चाय वाले ना, टपरी वाली कोई अंकल बैठे हैं ना, उनसे बात कर लो, मेरे को बड़ा मज़ा आता है। और मैं कभी भी किसी बड़े शहर जाता हूँ, सबसे पहले आप
आपके आसपास एक टपरी वाला ढूंढो, उसके पास रुको, उससे बात करो, वो इंसान आपको 10 मिनट में पूरा शहर समझा देता है। जैसे मैं भी कोलकाता गया भाई, हर बार विक्टोरिया मेमोरियल पता है लोगों को जोराशंकर ठाकुर बाड़ी नहीं पता। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो घर था वो जोराशंकर ठाकुर बाड़ी है। तो इस बार मैं जोराशंकर ठाकुर बाड़ी गया, मैंने कहा यार यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहते थे, यहाँ ये उनकी हवेली है, यहाँ अभी तो खैर वो विश्वविद्यालय बन गया, पर उनकी हवेली आज भी है वहाँ पे। तो वो जगह जो एनर्जीज मिलती है ना आपको। इस बार एक हुगली नदी है, ये दक्षिणेश्वर टेम्पल के पास कोलकाता में, इतनी गंदी नदी हो रखी भाई, मेरे को एकदम एकदम राम तेरी गंगा मैली याद आ गई। तो अगर आपने देखी होगी राम तेरी गंगा मैली होगी, तो उसका उस मूवी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो लड़की की बात नहीं हो रही। गंगा जब पहाड़ों में रहती है भाई एकदम साफ सुथरी रहती है, गंगा जब कलकत्ता आती है ना तब तक गंदी हो जाती है। और ये नदी की बात होती है। वो मूवी में जिस तरीके से दिखाया भाई, क्या मतलब आपको सिनेमा आप देखो ना, तो मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ दुनिया को, अरे यहाँ की बात इधर, यहाँ से, तो मुझे ये बड़ा मज़ा आता है। तो मैं बहुत घूमता हूँ भाई। और घूमने का मतलब जैसे तो पूरा दिन बैठे रहो, विक्टोरिया मेमोरियल हम कम से कम 4 घंटे बैठे रहे कि देखो भाई क्या बनाया है। तो आपको किक स्टार्ट वो मूवी से लगा था, ये जवानी है दीवानी? हाँ भाई, जो बनी वाला कैरेक्टर है कहीं। अपनी कहानी बताओ। हाँ भाई। 10th में था, मूवी देख कर आया, मैं कहा ये करने का है। तब तक उससे पहले कुछ नहीं पता था क्या करना है। उसको मिलके थैंक यू बोलना है, रणवीर कपूर को मिलके थैंक यू बोलना है। 10th स्टैंडर्ड में कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। 10th ख़त्म हुई, मैं एग्ज़ाम दे के मुंबई घूमने आया था। घूमने आया और आखिरी के 2 दिन बचे थे या क्या, मैंने एक्सटेंड करवाई थी टिकट। तो जहाँ रुका हुआ था उसके बाजू की बिल्डिंग में रणबीर कपूर जिम करने आता था। जुगाड़ बिठाया, अंदर घुस गया और वो चला गया था जिम करके। जो एक बार बंदा जिम करके चला गया वो वापस आएगा नहीं आएगा। सही बात 8 बजे वापस आया है वो। 2 बजे आया था, 3 बजे मुझको पता चला, मैं कब गया। 8 बजे वापस आ रहा था, मेरे को वापस से पता चला, तो मैं पहुंच गया, 7 बजे पहुंच गया। वो मिला, उसको थैंक यू बोला, उसके साथ फ़ोटो ली। वो गूज़बम्स आए कि ये सोचा था मैंने, ये हुआ है। वो जो वापस आया है ना, हाँ, वहाँ मैनिफेस्टेशन काम करता है। कि कई बार आप इतना ऐसा सोच लेते हो ना कि ऊपर वाला बोलता है इसको तो ये देखे रहना, कैसे ना कैसे करके देंगे, फिर कोई बड़ा हो। उस चीज़ ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया ना, ये हो सकता है मेरे साथ, तो मैं मुंबई आके अपना करियर बना सकता हूँ। उसके बाद ही मेरा ये सब जर्नी शुरू हुआ कि जैसे वो कैमरा लेके घूमता है, मतलब मेरे को भी कैमरा चाहिए, कैमरा ले लिया, घूमने लग गया मैं। ना जब इंसान मेहनत कर रहा होता है या भाग दौड़ कर रहा होता है, हम जाने अनजाने में ना उस वक्त भी अपने आप को बहुत हल्का समझ लेते हैं कि अगर आज आप कर रहे हो, शायद उतनी चीज़ें वर्क नहीं कर रही होंगी, शायद जितना परफेक्शन के हिसाब से नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं भाई। बनी का आपने अच्छा देखा, जो सिनेमा देखा कि आपने देखा, बट आपने किसी 3 घंटे की कहानी देखी। अगर मैं भी आपकी 3 घंटे की कहानी बनाऊंगा ना, मैं बहुत अच्छी कहानी बनाऊंगा आपकी। जी, वो तो है। तो वही है कि कई बार बस ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुछ चीज़ें ख़राब हो रही होंगी, पर ये पार्ट था भाई। और अगर कहानी कल के दिन आपकी कहानी कोई सुनाएगा और उसमें तकलीफ़ें नहीं है भाई, तो क्या मज़ा आएगा। मज़ा ही नहीं आएगा भाई। मैं तो बोलूँगा कि आंटी जी का मेरे को नाम नहीं पता, मैंने कहा आंटी जी ने तो एक लड़का भेजा मुंबई, उसके पास तो सब था, उसने काम कर लिया, कहानी ख़त्म भाई। पर जब लोग आपको बेइज्जत करते हैं, जब लोग आपकी, कई बार लोग आपको गलत तरीके से बात करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है सब याद रखना कि। और मुझे ना भाई, मुझे एक और बुरी आदत है, जैसे मेरे से किसी ने गलत तरीके से बात कर ली ना भाई, मैं कभी उससे गलत तरीके से बात नहीं करूँगा। पर जब मैं कभी उनसे मिलूँगा ना, तो मैं उनको ज़रूर बोलता हूँ, मैंने कहा भैया जब आप पहली बार मिले थे ना मुझसे, भैया आपने ना वैसे बात की थी तो ना मुझे बुरा लगा था, तो भैया मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पर किसी से ना भैया ऐसे बात मत करना, शायद किसी के लिए बुरा मत करना भैया ऐसे। तो सामने वाले को आप, मुझे ऐसा लगता है बता देना चाहिए कि वो तो भूल ही जाते हैं, अच्छा ऐसा क्या था क्या? हाँ, अच्छा अरे ऐसा भी बोला था होता है, क्या? अरे यार सॉरी यार, मेरा वो इंटेंशन यार, नहीं रहा होगा। मैंने कहा हाँ भैया, आपको, आप अच्छे इंसान हो, आप हाँ। बुरे इंसान नहीं बोल रहा मैं आपको, पर उस गलती से हो गया था तो ध्यान रखना भैया। बहुत बड़े बड़े लोगों को बोल देता हूँ मैं, कई बार मैं 50 साल के इंसान को बोल के आया बात। मैंने कहा मुझे ना उस दिन वो बात मुझे बुरी नहीं लगी, पर ऐसा समाज के तौर पे आपको, ये तो बोलते हैं अरे यार तुम कहाँ पुरानी बातें लेके बैठ गए यार। जितनी भी जो भी छोटी छोटी चीज़ों से ये समाज अच्छा हो सकता है,
ये दुनिया अच्छी बन सकती है, वो हर छोटी चीज़ें लोगों को बोल देनी चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है। मैं जब मुंबई आया ना भाई, तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं था कि नॉक करके अंदर आना होता है, मुझे नहीं बताया गया किसी ने। तो जब मेरे को लोगों ने सिखाया ना कि नॉक करके अंदर आना, मेरे को लगता था मैं क्या ये कोई बात है कि ठीक है ना, अपना ही घर है, क्या है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं फिर भी। तो जब कोई सिखा रहा होता है उस टाइम पे आप ऐसे रहते हो, अरे मुझे बताएगा, पर अच्छी बात बताई ना जिसने मेरे को सिखाया। तो जब छोटी छोटी बातें जब इंसान सिखाता है, बताता है, तो सही तरीके से लेनी चाहिए कि हाँ ठीक है। अभी राइटिंग अगर किसी को नया स्टार्ट करना है, क्या करे वो? जितना आज इंसान पढ़ने वाले ऑडियंस थोड़ी कम हो गई है, जितने पॉडकास्ट सुन सकते हो सुनो, जितना नया कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो करो। और लोग बोलेंगे ऐसा लिखो, सबको साइड में रख के ना बस लिखते रहो, और तब तक लिखते रहो जब तक आपको अच्छा ना लगे कि यार मैं अच्छा लिख रहा हूँ। भाई पॉडकास्टिंग का क्या फ्यूचर देखते हो आप? मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? मेरे को ऐसा लगता है कि एक रेस शुरू हुई है, बहुत लोग मार्केट में आएंगे, पॉडकास्ट करेंगे, पर जो एंड तक टिकेगा ना भाई, उनके हाथ की गेम है। क्या होता है कि जब कोई नया, कुछ भी नया होता है ना, तो सब लोग एक साथ शुरू करते हैं। जी। तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो वर्क कर जाते हैं पहले ही, बियर बाइसेप्स हो गया, राज शमानी हो गया, तो वो वर्क कर गए क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा था, नो डाउट, और लोगों को मज़ा आ रहा था। भाई आपका भी अच्छा चल ठीक रहा है, है। टचवुड भाई, अपने मुंह से क्या ही बोलना, पर जब लोगों को मज़ा आ रहा है तो चल रहा है। पर भाई क्या कि जब लॉन्ग टर्म देखोगे ना आप, जो इंसान आखिरी तक टिका हुआ था ना भाई, गेम उसका रहता है। आप एक चीज़ समझना, जिस इंसान ने आज बियर बाइसेप्स भाई आज ऑलमोस्ट 600-700 एपिसोड्स हैं, ठीक है, राज शमानी ऑलमोस्ट 400-500 एपिसोड्स हैं, आप आज 5 एपिसोड या 6 एपिसोड पे हो। आप अपनी जर्नी कभी ये मत देखना 6 एपिसोड, 500-600 एपिसोड, जिस दिन आप 600 एपिसोड पे रहोगे ना भाई, उस दिन अपने आप को वहाँ कंपेयर करना। जी। तो इन द एंड वही भाई, जो आखिरी तक टिकेगा ना भाई, लंबा गेम है। शाहरुख खान को आज शाहरुख खान बोलते, भाई शाहरुख खान ने मूवीज़ भी तो कितनी की। सही बात है। शाहरुख खान आज मेगा स्टार हैं, आज दुनिया जानती, ग्लोबल स्टार हैं, सब कुछ है आज, क्योंकि आज इतना टाइम हो गया भाई शाहरुख खान को। आज हम बोलते हैं भाई, बट जब शुरू किया, वो जब फौजी सीरियल था उस टाइम पे तो लोग उस टाइम तो काम ही कर रहे थे। तो भाई एंड तक टिकने वाली बात है बस कि, और हर बार हर एपिसोड में कैसे आप अपने आप को ग्रूम कर पा रहे हो, आप कैसे ऑडियंस को अच्छा कंटेंट दे पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मेरे को कोई टिप्स दे दो। टिप्स तो खैर कुछ होता ही, मेरे को ऐसा लगता है कि बस काम करते रहो, अच्छे गेस्ट बुलाते रहो, और अपनी पर्सनैलिटी मत लूज़ करना किसी के भी सामने। कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान आएगा, बहुत इज्जत करना, पर जयेश जो है वो जयेश है और इस जगह पे बैठा हुआ है, और अगर मेरे साथ बैठे हुए तो सामने वाले को कभी कोई गुरूर में भी रहना उसको। और अच्छी बात है, आप गलत नहीं कर रहे हो किसी के साथ। किसी इंसान को भी बताना कि भाई आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा गुरूर है आपके पास, कोई गलत बात नहीं है भाई, अच्छी बात है, उसकी लाइफ तो अच्छी हो रही है ना। और ऐसे नहीं कर रहे भाई तुम तो बहुत अकड़ हो, नहीं भाई। आप देखो ना भाई कि इस दुनिया में बड़े बड़े बहस होती है, लोग कितने प्यार से टैकल कर लेते हैं। इस दो देशों की आपस की बहस बात से सॉल्व हो सकती है, तो छोटी छोटी चीज़ें समझाने में क्या है। और मेरे को कोई समझाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। मैं बहुत कम समझाता हूँ, ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहिए, पर फिर भी जहाँ ज़रूरत लगे लोगों को बता देना चाहिए। पर ये भाई, अपनी पर्सनैलिटी मत लूज़ करना, चाहे कितना बड़ा कलाकार हो, करते रहना, खुद को ग्रूम करते रहना, कंटेंट पे काम करते रहना, बस भाई इतना ही है। आप आए हो और एक शायरी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। एपिसोड एंड करेंगे एक धमाके के साथ। मैंने ना कल ही ऐसे लिख रहा था कि मिट्टी मिली पानी से, सब कीचड़ हो गया। मिट्टी मिली पानी से, सब कीचड़ हो गया। वो दिखी हैरानी से, सब कीचड़ हो गया। मिट्टी मिली पानी से, सब कीचड़ हो गया। वो दिखी हैरानी से, सब कीचड़ हो गया। हम दोनों साथ में खुश थे, एक तीसरे के आने से सब कीचड़ हो गया। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। तो एक कल ऐसे ही बैठ के लिख रहा था भाई। ये तो है, तीसरा आता है तो थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाता है। जब तक दो लोगों के रिश्ते मजबूत रहते हैं ना, तब तक कभी तीसरा इंसान आ ही नहीं सकता रिश्ते में। हमारे खुद के पेरेंट्स ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। प्यार करना तो बहुत आसान होता है, सही इंसान के साथ प्यार होना वो ज़रूरी होता है। मुझे ना, जब अपने पेरेंट्स को देखते हैं हम लोग, जी।
जो अरेंज मैरिज का हमें नहीं पता ना सामने वाला इंसान कैसा है। आप कैसे किसी इंसान के साथ रहते हो ना, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ख़राब इंसान के साथ भी अच्छे से रहोगे ना भाई, वो शायद ख़राब हो सकता है, बट 99% चांस में क्या होगा कि वो रिश्ते निभ जाएंगे, वो आपको अच्छा बना लेगा। जब शादी होती थी पहले के ज़माने में, लोग जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, फिर भी साथ में रहते थे। वो उनकी साथ में एक समझदारी होती थी कि रिश्ता चल जाता था। आज बस मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे पास ना एक ऑप्शन है कि हम रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। कुछ रिश्ते सही में, कुछ लोग दुनिया में, मैं लड़कियों को, मैं मर्द सही में दुनिया में बहुत ख़राब पैदा हुए हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत ख़राब हैं, पर एक तो लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। हम लड़कों को बहुत, मेरे को ऐसा लगता है 40 साल का मर्द और 18 साल की लड़की बराबर समझदार होते हैं। तो और लड़कियां हमेशा रिश्ता संभालने की कोशिश करती हैं भाई। जी। बट क्या कि एक जो ऑप्शन हो गया ना अभी बहुत इजी कि हाँ यार एक और है, कि डिवोर्स का ऑप्शन है। मेरा बस चले ना भाई, मैं दुनिया से अगर कि लोगों के कोई ऐसा जादू आ जाए ना मेरे पास कि लोगों के दिमाग से हटा दूँ मैं ये शब्द, मैं डिप्रेशन शब्द हटा दूँ, मैं डिवोर्स शब्द हटा दूँ। जब लोगों को पता लगता है ना ऐसा हो सकता है। भाई फिर आप क्या एडवाइस करते हो, ऐसा प्यार मोहब्बत से कैसे रहे इंसान? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो उनकी भी होती है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा तभी वो सामने वाला ये एग्री स्टेप भाई, लेता मैं है। ना पर कई बार बोलता हूँ रिश्ते प्यार से नहीं चलते भाई, रिश्ते समझदारी से चलते हैं। कितनी समझदारी है आपके पास, उस हिसाब से रिश्ते चलते हैं। पर मैं तो खैर, मेरी क्या हैसियत है भाई अभी बोलने की। एक 25 साल का लड़का जो परसों अभी 25 साल का, वो क्या दुनिया को ज्ञान देगा। पर फिर भी अपने लिए मैं ये चीज़ करता हूँ कि हाँ, दुनिया में समझदार लोगों को के पास रहो, समझदार लोगों से मिलो, बस इतना है। और आप उनमें से एक है नहीं नहीं भाई, जो एक कॉल पे आए। भाई आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। भाई आप बहुत पास भी तो हो ना भाई, मेरा बी लाइफ पास में ऑफिस है। हाँ, मैं आया था आपके ऑफिस में, मिला था हाँ आपको। वो आपका इम्प्रेशन मेरे दिमाग में ऐसा छप गया था, मैं कहा यार करना है ऐसा, अपन भी करते हैं। नहीं नहीं भाई, आप अच्छा करोगे, मुझसे भी अच्छा करोगे भाई, आप अरे टचवुड नहीं क्यों नहीं नहीं भाई, करोगे। आप आए वही। नहीं नहीं भाई, काम करते रहना, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच भाई। नहीं नहीं भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब बी नाया पॉडकास्ट, बहुत प्यारा बंदा है जयेश, और सारे एपिसोड्स देखो आप, और जो भी आपको बात अच्छी लगे। मैंने अक्सर देखा हमारी एक ऑडियंस है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत अच्छी अच्छी बनाती है, तो अगर आप मुझे देख रहे हो तो इस एपिसोड की कोई भी बात आपको अच्छी लगी, इंस्टाग्राम पे रील्स बना के आप बिंदास शेयर कर सकते हो, और जयेश भाई इस पर कोई कॉपीराइट भी नहीं मारेंगे, ठीक है। होगा तो मेरे को मैसेज कर देना आप लोग। और प्लीज़ भाई को भी फॉलो कीजिए। ये इनको देख के मैं खुश हुआ हूँ, और इससे ज़्यादा ग्रेटफुल हो नहीं सकता कि भाई हमारे सामने बैठे हैं और इतना अच्छा कॉन्वर्जेशन रहा है। सो थैंक यू सो मच भाई। नहीं पॉडकास्टिंग की जो वर्ल्ड है ना, ये मेरे लिए तो काफ़ी नहीं है, पर आज के जो मेरे गेस्ट थे दिव्यांश राणा, ये बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, और उनके साथ बात करके मुझे बहुत कुछ पॉडकास्टिंग के बारे में जानने को मिला है। और राइटिंग प्रोसेस क्या रहता है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या रहता है, कितना टीम वर्क रहता है, और वो एज अ पर्सन कैसे स्वभाव के हैं, ये सब जानने को भी मुझे मिला है। एंड आई होप ये इंटरव्यू देखने के बाद आपको भी उनके बारे में जान के बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बी नायाब।